हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम सी टेट पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें कि हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड उन चुने हुए प्रश्नों को देखेंगे जिसके पेपर में आने की पूर्ण संभावनाएं होंगी और जो प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। ऐसे कई प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वह विषय वस्तु को विस्तार से ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। यह है ऑप्शन ए विस्तृत पठन, ऑप्शन बी गहन पठन, ऑप्शन सी निर्देशित पठन, ऑप्शन डी आनंद के लिए पठन। तो यहाँ पर कौन सा पठन हो जाएगा? तो देखते हैं। पहले तो यहाँ पर अधिगम के उद्देश्य की बात की गई है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन बी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गहन पठन। ठीक है। और जो यहाँ पर निर्देशित पठन है, इसे हम क्या कहते हैं? तो जब टीचर जो है बच्चे को क्या करता है, निर्देश देता है, फिर बच्चे वह कार्य करते हैं, तो वो किस में आएगा? निर्देशित पठन में आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कथावाचन, ऑप्शन बी है मॉडल पठन, ऑप्शन सी साझा पठन, ऑप्शन डी है संभाषिक पठन। तो यहाँ पर कथा वाचन, तो यहाँ पर तो सबसे पहले पठन की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर मॉडल पठन दिया है, तो यहाँ पर पढ़ने के मॉडल की बात तो नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा, है ना। साझा पठन, तो जब साझा पठन हम किसे कहेंगे? तो जब टीचर हेल्प करता है ना, बच्चों की पढ़ने के लिए, उसे हम साझा पठन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। और ऑप्शन दिया है समभाषिक पठन, तो समभाषिक पठन हम उसे कहेंगे जैसे कि टीचर के साथ साथ कोई भी आपका फैमिली मेंबर होता है ना, तो वो क्या करता है पढ़ने के समय, उसे हम क्या कहेंगे? संभाषिक पठन कहते हैं। आपकी जब वो क्या करते हैं, एक प्रकार से आपके साथ वो काम करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संभाषिक पठन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसी संवाद को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है ना। मतलब यहाँ पर कौन कौन है? एक वयस्क है और बालिका, दोनों साथ साथ है ना, क्या कर रहे हैं? पुस्तक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लेंगे ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी मोहन किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। वह पठन के किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है? ऑप्शन ए टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन बी बॉटम अप मॉडल, ऑप्शन सी प्रक्रिया मॉडल, ऑप्शन डी उत्पाद मॉडल। तो आप पहले तो दो प्रकार के मॉडल पढ़ते हैं, है ना। पहला है टॉप डाउन मॉडल, दूसरा है बॉटम अप मॉडल, है ना। तो टॉप डाउन मॉडल हम उसे कहेंगे जो कि ऊपर से, है ना, ऊपर ऊपर जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? टॉप डाउन मॉडल। और जो बॉटम अप मॉडल है, टॉप डाउन मॉडल ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आते जाता है। और जो बॉटम अप मॉडल है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर। ठीक है, तो टॉप डाउन मॉडल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और बॉटम अप मॉडल जो है
वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कहानी के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद फिर वाक्य आएगा, फिर शब्द आएंगे, फिर ध्वनि या स्वनिम आती है ना, जिसे हम स्वनिम कहते हैं ध्वनि को। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके टॉप डाउन मॉडल में। जब हम सबसे पहले कहानी के बारे में जानेंगे, इसके बारे में, कहानी के बारे में, ठीक है। उसके बाद बॉटम अप मॉडल में क्या आ जाएगा, जब सबसे पहले हम स्वनिम के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर शब्दों के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर वाक्य के बारे में, फिर कहानी के बारे में जानेंगे, तो वो आ जाएगा बॉटम अप मॉडल में। लेकिन यहाँ पर बात किसकी गई है, तो विद्यार्थी मोहन किसी पाठ सामग्री को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर, है ना। अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, मतलब वो सभी चीजों को जान रहा है, जैसे कि स्वनिम के बारे में, शब्दों के बारे में, कहानी के बारे में, है ना, ये सब के बारे में जान रहा है। वह पठन के किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहानी के बारे में पहले से ही जान रहा है और उसके आगे वो कर रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉप डाउन मॉडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पढ़ने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए, यहाँ पर पढ़ने होगा, ये नहीं है ना, पढ़ने, पढ़ने की है। तो इस चुनौती को दूर करने के लिए ऑप्शन ए है, अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए। ऑप्शन बी है, अब अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। ऑप्शन डी दिया है, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाया करें जिससे कि वह पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो और रुचि पैदा हो। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, अच्छे बाल साहित्य की बात की जा रही है ना। अच्छे बाल साहित्य पढ़ने की बात की जा रही है। जैसे कि बाल साहित्य में आ जाएगी कहानियां, है ना, विभिन्न प्रकार की कहानियां, जैसे कि आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होगी, है ना, चाचा चौधरी की कहानी, बाल साहित्य पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ी ही होगी ये सब कहानियां। तो इस प्रकार की बाल साहित्यों, है ना, से बच्चा जो है वो बहुत क्या होता है, कनेक्ट होता है। लेकिन स्कूल के अंदर जो है इस प्रकार के अच्छे बाल साहित्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर इस प्रकार की चुनौती आ जाए, है ना, तो उसे हम कैसे दूर कर पाएंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो उसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है, मतलब बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो बच्चों में। तो ये आंसर सबसे सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठीक है, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वर्णिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी टॉप डाउन उपागम, ऑप्शन सी बॉटम अप उपागम, ऑप्शन डी है समग्र भाषा उपागम। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को, बॉटम अप उपागम, ठीक है, बॉटम अप उपागम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व है ना, जैसे वर्णों और स्वर्णिम से शुरू होता है। इसमें क्या बोल दिया, वर्ण और स्वर्णिम, यानी कि सबसे नीचे है स्वर्णिम, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है ना। तो ये हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर स्वनिम को पहले लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक को ऊंचाई से पकड़े हैं और पूरी कक्षा इस पुस्तक से पढ़ती है। यह जिसका उदाहरण है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है सस्वर पठन, ऑप्शन बी है मौन पठन, ऑप्शन सी गहन पठन, ऑप्शन डी साझा पठन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है साझा पठन। ठीक है, साझा पठन में क्या आ जाएगा, तो टीचर की हेल्प से किया जाता है ये साझा पठन, ठीक है, बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक ऊंचाई से पकड़े पकड़े हैं और पूरी कक्षा इस पुस्तक से पढ़ती है, मतलब टीचर जो है वो पुस्तक पकड़े हैं और बच्चे जो है पुस्तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम, ऑप्शन ए दिया है साधारणतया अक्षरों की ध्वनियों को डिकोड करते हैं। ऑप्शन बी है डिकोड करना यानी कि एक प्रकार से समझ बना लेते हैं, ठीक है, अक्षर की ध्वनियों की। ऑप्शन बी है मुद्रित शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करते हैं। ऑप्शन सी है बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। बोधगम्यता, यहाँ पर बोधगम्यता यानी हो जाएगा समझ के साथ पढ़ना, है ना। ऑप्शन डी दिया है बिना किसी समझ के पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, मतलब एक प्रकार से रटना कहेंगे हम इसे, यानी कि आप इसे समझ के पढ़ नहीं रहे हो, मतलब आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो, उसे रट रहे हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, पठन का कार्य इसी के द्वारा क्या होगा, पूरा माना जाएगा जब आप उसे समझ कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम, है ना, सर्वनाम दिया है, वह तुम आप हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। ऑप्शन ए दिया है विस्तृत पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन सी गहन पठन, ऑप्शन डी प्रूफ पढ़ना। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्या है, एक प्रकार से गहन पठन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो आप यहाँ पर, एक है ना, एक प्रकार से उद्देश्य दिया है ना आपको कि जैसे कि एक लघु कहानी है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो, सर्वनाम के बारे में, लघु कहानी दी गई है उसमें आप सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हो या वो खोज रहे हो एक प्रकार से, तो वह किस में आएगा, वह गहन पठन के अंतर्गत आएगा ना, क्योंकि देखो इतने सारे वर्ड लिखे हैं, अब आप यहाँ पर वह खोजोगे, तुम आप हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा गहन पठन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरकारी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। ऑप्शन ए गहन पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पठन, ऑप्शन सी विस्तृत पठन, ऑप्शन डी सरसरी दृष्टि से देखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसरी दृष्टि से देखना ही कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन गतिविधियां कैसी है। ऑप्शन ए पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होती है, ऑप्शन बी पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऑप्शन सी है केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऑप्शन डी दिया है पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जो सस्वर पठन गतिविधियां होती है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होती है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन सीखने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सी है अधोमुखी या फिर बॉटम अप उपागम, ऑप्शन डी है समग्र भाषा उपागम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समग्र भाषा उपागम कहेंगे हम इसे। जैसे कि अर्थ जानने पर फोकस किया जाता है ना, यहाँ पर यही पूछा है ना कि शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, मतलब अर्थ जानने पर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा समग्र भाषा उपागम। और इसे हम क्या कहेंगे, ये रचनावादी, ये मतलब रचनावाद पर भी आधारित होती है। ठीक है, जो अर्थ जानने पर फोकस किया जाता है ना, ये जो है वो रचनावाद पर क्या होती है,
आधारित होती है। आप ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? तो यहाँ पर बात की जा रही है दृश्यात्मकता यानी कि एक प्रकार से देखने से, है ना। दृश्यात्मकता यानी कि देखने से, मतलब देखना। तो विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? एक प्रकार से देखना। तो ऑप्शन ए दिया है, जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में मदद करेगी। ऑप्शन बी दिया है, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। ऑप्शन सी, पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरह से समझने में। या फिर ऑप्शन डी, अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। तो जैसे कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बुक होती है वगैरह होती है, उसमें जो उसमें क्या होता है, कार्टून इमेज बने होते हैं, ज्यादातर इमेज वाले क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो उनका यूज किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो पाठ को आनंद लेते हुए, है ना, और अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए इसका हम आंसर लेंगे ऑप्शन बी को, यानी कि पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो जितने अच्छे अच्छे चित्र बच्चे देखते हैं, इंटरेस्टिंग जो इमेजेस होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उनका इंटरेस्ट उसमें बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन में अर्थगत संकेत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया है, किसी एक शब्द का अर्थ। ऑप्शन बी, शब्दों के उच्चारण हेतु संकेत। ऑप्शन सी, व्याकरणिक तत्वों को समझने के लिए संकेत। या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थ समझने की प्रक्रिया में मदद करने वाले संकेत। तो यहाँ पर अर्थगत संकेत यानी कि एक प्रकार से पिक्चर्स, इमेजेस की बात होती है। ठीक है, जिन्हें देखकर बच्चे जो हैं उसे तुरंत क्या करते हैं, समझ पाते हैं पढ़ते समय, है ना। इसलिए हम इसका आंसर लेंगे ऑप्शन डी को, यानी कि अर्थ समझने की प्रक्रिया में मदद करने वाले संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है पूछा है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, भाषा की लिपि की पहचान। ऑप्शन बी, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन सी है, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। ऑप्शन डी है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। तो ऑप्शन ए में भाषा की लिपि की पहचान दिया है, तो ये तो सही है ना, क्योंकि यहाँ पर पठन का आयाम नहीं है पूछा है ना। ध्यान देंगे, तो भाषा की लिपि की पहचान होती है, मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है ना। पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, ये भी है सही। पाठ्य सामग्री से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, ये भी सही होगा। यहाँ पर सही नहीं है पूछा है जो, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? तो यहाँ पर पठन बोध का बढ़ावा, संवर्धन यानी कि एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए, ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुत लेख करवाना। श्रुत लेख करवाना यानी कि हो जाएगा सुनकर लिखना, है ना, सुनकर लिखना। ऑप्शन बी दिया है, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहना। ठीक है, सारांशीकरण यानी कि पठन बोध का संवर्धन, यानी कि पढ़ने को बढ़ावा, पठन बोध यानी कि पढ़ने की समझ को बढ़ावा देने की बात की गई है ना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहेंगे, तो ये तो सही हो जाएगा एक प्रकार से। ऑप्शन सी देख लेते हैं, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ करके लिखने के लिए कहना, तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन है। किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी।
ठीक है। विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहेंगे, तभी उनमें क्या होगी, समझ बन पाएगी पढ़ने की, है ना। जैसे कि जो भी पढ़ा, जो भी पढ़ा विद्यार्थी ने उसे छोटा कर दिया, है ना, यानी कि संक्षिप्त कर दिया, उसे ही हम क्या कहेंगे, सारांशीकरण कहेंगे। जैसे कि जिस बच्चे ने पूरी कहानी को सही तरीके से समझा होगा, है ना, वही उसका क्या कर पाएगा, सारांशीकरण कर पाएगा। तो अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए, तो ऑप्शन बी, ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी संपादन, ऑप्शन सी सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन डी है बारीकी से पठन। तो जैसे कि अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाना जो है वो क्या करेगा, पढ़ने में हेल्प करेगा। संपादन, संपादन जो हो जाता है ये एक प्रकार से लेखन कौशल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पठन कौशल पूछा है, तो यहाँ पर ये है लेखन कौशल। और ऑप्शन सी है सरसरी तौर पर पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ना, ये भी उपकौशल होगा। तो कौन सा नहीं होगा, तो संपादन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, ठीक है, सर्वोत्तम विधि पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ठीक। ऑप्शन बी दिया है कविता याद करवाकर बुलवाना। ऑप्शन सी दिया है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। ऑप्शन डी दिया है अंताक्षरी विधि का गतिविधि का आयोजन करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर तो हम लेंगे ऑप्शन ए को, ठीक है, ऑप्शन ए, जैसे कि कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये हम ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना ये भी यहाँ पर गलत नहीं है, अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा तो, है ना, ये भी ठीक है एक प्रकार से। जैसे कि आप सभी ने अंताक्षरी तो खेली होगी, है ना, जैसे कि आपकी टर्न में आता है, मस्त से गाना गाते हो आप शुरू में, ठीक। फिर जिसकी टर्न आती है वह जिस लास्ट जो एंड होता है जो शब्द, उससे वो गाना गाता है। तो सुनते हैं आप, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं, मतलब गाना सुनकर आप गाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक, कहानी को सुन करके। तो हम ऑप्शन ए को बेस्ट ऑप्शन मानेंगे, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनना कौशल में शामिल है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी टेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो पेपर में पूछे जाएंगे और जो पेपर में पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्नों को, चुने हुए प्रश्नों को लेकर आऊंगी, जिससे कि आपके पेपर में बहुत ही मदद होगी और आप लोगों का पेपर अच्छे से बनेगा। तो मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा समझते हुए, जिससे कि आपके पेपर की तैयारी और अच्छे से होगी, क्योंकि ये सभी प्रश्न पेपर में आने लायक ही है। और आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इसी प्रकार आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ सकूं। और ये जो हिंदी पेडागोजी है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी और दूसरे सब्जेक्ट में कहीं पर दिक्कत हो, है ना, तो आप इनसे नंबर खींच सकते हैं, है ना, हिंदी पेडागोजी से, क्योंकि एक प्रकार से ये समझ पर आधारित है। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इसे, तो आप लोग ज़रूर से सही करके आएंगे पेपर में, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास है। इसी प्रकार पेपर तक डेली क्लास आएगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनना कौशल में शामिल है।
ऑप्शन ए दिया है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, यहाँ पर पुनरावृत्ति का मतलब हो जाएगा रटने से। किससे? तो रटने से, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी है शांति पूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में शामिल है पूछा है, तो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी और सी में से एक होगा। लेकिन सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। ये हो जाएगा सुनना कौशल में शामिल। क्योंकि देखते हैं जैसे कि अगर आपका ध्यान नहीं होगा, है ना, किसी चीज को सुनने में, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। बिना सुने आप कैसे समझ पाएंगे, है ना। और दूसरे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे बात कहने में। तो सबसे ज्यादा सुनना कौशल इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? ऑप्शन ए दिया है दृश्यात्मक, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी गत्यात्मक, ऑप्शन डी स्थानिक। तो यहाँ पर सुनकर याद कर लेने वाले की बात की जा रही है ना, जो मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देते हैं। किसको? तो मौखिक निर्देशों को क्या देते हैं? प्राथमिकता देने वाले हैं। और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देंगे? तो वो श्रव्य प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देंगे। जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, यहाँ पर भाषा के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए दिया है सौंदर्य बोध, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी संप्रेषण, ऑप्शन डी कला। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को। ठीक है, संप्रेषण हो जाएगा, क्योंकि भाषा से हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो भाषा जो है वो हमारे संप्रेषण का माध्यम होती है एक प्रकार से। ठीक, और उसके साथ ही यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। आप ये क्वेश्चन भी बन सकता है अलग से, है ना, कि कौन हमारी सोच को निर्मित करती है? तो वो हो जाएगा संप्रेषण। ठीक है, हमारी सोच को निर्मित भी करती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।